बता दिया कि आईआईटी नामक कोई प्राणी होता है जिसके परीक्षा पास करने के बाद आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे घर से फोन आता है, ये बचवा तार बियाह ठीक हो गइल बा। मेरा 17 साल एजे हो रहा है, हमरा शादी ठीक हो गया। लग रहा था कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन विरोध करने का शक्ति नहीं था। ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। कि कल ट्रेन में हम आ रहे थे यहाँ जोश टॉक के लिए, तो हम टिकट लिए थे हम तत्काल, और तत्काल टिकट काट रहे थे खुद से, तो टिकट कटा नहीं, उसमें 10-12 वेटिंग हो गया। तो हम सोचे चलो कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन कन्फर्म नहीं हुआ। तो हम कहे चलो चलते हैं ट्रेन में, टीटी से हम कह करके टिकट बनवा लेंगे। तो एक सीट खाली दिखा तो हम चादर ओढ़ के सो गए। टीटी साहब आए, बोले 64 नंबर सीट किसका है? हेलो भाई 64 नंबर। हम बोले जी भैया। तो अब तो सीट, तो एकाएक मेरे तरफ टीटी ने देखा, बोला गुरुजी आप, ये आप कहाँ जा रहे हैं इधर? हम बोले आप मेरे शिष्य हैं? बोले हाँ सर, 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ, हम आपसे पढ़े हैं। तो तुरंत पैर छुआ उसने और बोला सर मैं आपका शिष्य हूँ और आपको टिकट नहीं मिल पाया क्या? हम बोले ना नहीं, तो नहीं मिल पाया भाई। बोला सर आप मेरे रहते ऐसे कैसे जा सकते हैं? चलिए फर्स्ट एसी का मैं टिकट बना देता हूँ, वहाँ पर एक सीट खाली है। तो वहाँ का उसने फिर टिकट बनाया, ले जाके फर्स्ट एसी मुझे बैठा के लेके आया। तो जीवन में एक शिक्षक यही हासिल करता है, छात्रों का प्यार। शिक्षक का एक ही लालच होता है कि जब कोई छात्र सफल हो और उसके जीवनी लिखा जाए, तो उसमें एक लाइन उस शिक्षक का भी नाम के होना चाहिए। परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी कहानी हो आपकी, जो खिंच दे अपने खून से सफलता की लकीर, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। नमस्कार छात्रों, मैं गोस्वामी सर जोश टॉक के माध्यम से अपने बारे में कुछ कहानियां बताने जा रहा हूं। मेरा बचपन जो है ना, बड़ा ही शानदार रहा है। कहिएगा शानदार क्यों? क्योंकि मैं गांव के पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूं, और गांव में बचपन में एक से एक खेल खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा, कंचे, लट्टू। हर तरह के खेल में मैं माहिर था और लगता था मुझे कि ये खेल ही मेरा जिंदगी है। मेरे पिताजी जो एक किसान हैं, लेकिन पढ़े लिखे किसान हैं, उनको पढ़ाई का महत्व पता है। उनको मेरे इस खेल में रुचि को देख करके उनको बहुत टेंशन होने लगा, चिंता होने लगे कि अरे ये तो इतना खेल में रम गया है, ये पढ़ाई क्या करेगा? और गाँव के एक सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था। आप जान ही रहे हैं कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, पढ़ाई कैसी हो रही थी। तो उनको बहुत चिंता होने लगा कि दिन भर तो मैं खेल में रमा हूँ, कबड्डी, गिल्ली-डंडा, कंचे, मार लगता था, पिटाई लगता था, फिर मैं वहीं आ जाता था। तो वो क्या किए, मुझे पढ़ाने के लिए मेरे ही उम्र के गाँव के बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ाना शुरू किए, और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे मूल रूप से। और मैथमेटिक्स इतना बेहतरीन समझाते थे कि कितना भी अकलोल-बकलोल बकचोदर लइका हो, एकदम सीखिए जाता था। और उनका पढ़ाने का एक अंदाज ही ऐसा है ना, हमारा बिल्कुल पढ़ाई में रुचि नहीं था, लेकिन जब वो पिताजी पढ़ाने लगे, हमको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, जो कभी हमको पढ़ाए नहीं थे। लेकिन जब 4-5 बच्चों के साथ हमको बैठा के वो पढ़ाना शुरू किए, तो मेरा मैथमेटिक्स में इतना रुचि बढ़ गया कि अब खेल-कूद में मन ही नहीं लगता था। अब मन करता था मैथ से ही हम एन्जॉय करें, दिन भर मैथ से ही खेलते रहें। अब अब फिर क्या था, फिर ये हुआ कि खेल-कूद का जगह जो है मैथमेटिक्स ने ले लिया। दिन भर मैं मैथ पढ़ते रहता। पिताजी 4-5 घंटा पढ़ाते थे, अब धीरे-धीरे उनके सभी धीरे-धीरे और भी बच्चे उनसे जुड़ने लगे, जो ज़्यादा स्टैंडर्ड के थे, 7th क्लास के, 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, हर स्टैंडर्ड के बच्चे उनसे जुड़ने लगे। अब उन बच्चों के साथ भी मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ। मैं हूँ 3 क्लास में, मैं पढ़ रहा हूँ 10 क्लास के बच्चा के साथ। मैं हूँ 4 क्लास में, पढ़ रहा हूँ 8 क्लास के बच्चा के साथ। ऐसे पढ़ते-पढ़ते मैं जब 6 क्लास में गया, तो 6 क्लास में ही मैं 10th तक का मैथमेटिक्स कंप्लीट कर चुका था। और 7th क्लास में जाते-जाते तो पिताजी की अनुपस्थिति में मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा भी देता था, मैथमेटिक्स। तो मैथ्स मेरा बहुत बेहतर हो गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का फिर वही हाल, बाकी सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया। मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी, नंबर अच्छे आए, मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं, बहुत अच्छे आए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में बस पास भर ही नंबर आए। तो मेरा भी सपना था कि मैं बाहर जाके पढ़ूँ, पटना में जाके पढ़ाई करूँ, लेकिन पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं पटना जाके पढ़ाई कर सकता था। फिर भी मेरे जिद की वजह से पिताजी ने मुझे पटना भेज दिया। पटना तो हम आ गए, और पटना आने के बाद कोचिंग भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा, सब लोग कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, पैसा है नहीं। तो एक दोस्त ने बताया कि कोचिंग में जाओ, वहाँ एक टेस्ट हो रहा है, अगर टेस्ट में तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा तो तुमको फ्री में एडमिशन हो जाएगा। हम टेस्ट दिए, टेस्ट तो हिंदी मीडियम था, तो टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। टेस्ट दिए और टॉप 10 में मेरा नाम आ गया, और मेरा फ़ी ही नहीं माफ़ हुआ, वहाँ की जो किताबें मिलती थी कोचिंग की, वो भी फ्री में मिला।
तो आराम से मेरा पढ़ाई शुरू हो गया, पढ़ने में मज़ा आने लगा। लेकिन दिक्कत तब हुआ जब इंग्लिश मीडियम के टीचर आए और इंग्लिश में लेक्चर देना शुरू किए। हम गाँव के पढ़ा लिखा आदमी शुद्ध हिंदी भी नहीं समझ पाते थे, अंग्रेजी तो दूर की बात है। तो इंग्लिश मिक्स करके हिंदी बोल रहे हैं, सब कुछ इंग्लिशे में लिख रहे हैं। मैथ्स तो बहुत बढ़िया समझ में आता था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट बल्ले नहीं पड़ता था। अब हमको लगा कि अब क्या करें भाई, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। कोशिश किए, बहुत कोशिश किए। इसी बीच हमको कोई बता दिया कि आईआईटी नामक कोई प्राणी होता है, जिसके परीक्षा पास करने के बाद आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम भी सोचे कि हम एकरे तैयारी करेंगे, हमको भी इंजीनियर बनना है। तो आईआईटी का तैयारी शुरू हुआ। पहला साल तो मेरा निकल गया, जो पहला चांस था, पहला चांस तक हमको पता ही नहीं था कि आईआईटी क्या होता है। मैं बस 12th का पढ़ाई करते रहा। दूसरा चांस के लिए मैं मन से पढ़ा। धीरे-धीरे इंग्लिश की बातें भी समझ में आने लगी। इंग्लिश मीडियम टीचर पढ़ाते थे। इंग्लिश का भाषा, फिजिक्स का भाषा जो इंग्लिश में होता है, वो सारे वर्ड अब समझ में आने लगा। मैथमेटिक्स तो मेरा स्ट्रांग था ही। फिजिक्स, केमिस्ट्री भी ठीक-ठाक हो गया। मतलब एक अच्छी तैयारी हो गई थी। इसी बीच हमारे घर से फ़ोन आता है कि, "ए बचवा, तार बियाह ठीक हो गइल बा। यानी आपका शादी ठीक हो गया है, तुम घर चले आओ।" हमको शौक लग गया। यार, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ यहाँ आईआईटी का, मेरा 17 साल एजे हो रहा है, हमारा शादी ठीक हो गया। हम बाबूजी को बोले, "आप शादी कैसे ठीक कर दिया हमारा?" बोले, "देखो बेटा, दादी जो है ना, अब लगता है ज़्यादा दिन नहीं जी पाएँगी। उनका इच्छा था कि तुम्हारा शादी देखिए लें।" हम बोले, "उनका इच्छा, मेरा इच्छा कुछ नहीं होता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होगा।" बोले, "देखो, मेरी माँ है, हम उनको बहुत मानते हैं। वो चाहती है ब्याह देखना तुम्हारा, तो तुमको शादी करना होगा।" हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम करें तो क्या करें? घर का विरोध कैसे करें? हम लोग तो वैसे हैं नहीं, वैसा संस्कार में नहीं है कि माता-पिता का विरोध चल जाए। लग रहा था कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन विरोध करने का शक्ति नहीं था कि मुझे नहीं शादी करना है। हम घर गए तो पता चला कि जो मेरा आईआईटी के एग्ज़ाम डेट था, वो मेरे तिलक के डेट और शादी के डेट के बीच में था। कहे लो, अब और बन गया। अब क्या करें? हम सोचे कोई बात नहीं, तिलक चढ़वा लेते हैं, फिर चल जाएँगे परीक्षा देने। अब परीक्षा दे के आएँगे, तो फिर ब्याह कर लेंगे। तो तिलक तो चढ़ गया। हम घर के लोग को बोले, हम जाना चाहते हैं पटना, हमारा परीक्षा है। घर के लोग बोले, "अरे पगला गया है? पगला गया है तुम? तिलक चढ़ा के दूल्हा घर से नहीं निकलता है जब तक शादी नहीं होता है।" हम बोले, "हम कुछ नहीं जानते हैं ये सब नियम कानून, हम जाएँगे।" घर के लोग बोले कि इस पे नज़र रखो, भाग नहीं जाए। एक बार हम तो तैयारी-वैयारी हो करके निकल गए थे। एगो चाचा है गाँव के, वो देख लिया, पकड़ के लाए हमको। बोले, "ब्याह हो जाएगा बचवा, तभी तुम जा सकते हो।" इसी तरह से मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम छूट गया और इंजीनियर बनने का सपना भी टूट गया। शादी हो गया। मुझे लगा मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब परिवार गृहस्थी में मुझे लग जाना चाहिए। मैं वापस आया पटना रूम खाली करने के लिए। बोरा बिस्तर सरिया रहा था कि चलो अब बाबूजी के साथ ही खेती करेंगे। अब तो शादी हो गया तो ज़िम्मेदारी हो गई है। तो उस समय एसएससी में यूडीसी का एग्ज़ाम होता था, जो सीजीएल है यूडीसी के नाम से चलता था। एसएससी का एलडीसी, यूडीसी करके अलग-अलग एग्ज़ाम होता था। तो यूडीसी की तैयारी करने वाले भैया लोग थे, वो मैथमेटिक्स जब पढ़ते थे उनको डाउट होता था, तो आके हमसे पूछते थे कि जेपी थोड़ा बता दो ना मुझे। मेरा नाम पूरा जयप्रकाश है, ठीक है? तो जेपी लोग कहते थे कि ये जेपी आओ ना, थोड़ा बता दो मुझे मैथ। ये तब मैं बता देता था क्योंकि मेरा मैथ अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, जेईई लेवल तक का मैथ मेरा बहुत टंच था, कोई दिक्कत नहीं था। तो बता देते थे, तो उनको लगता था कि एक है जिस जो डाउट पूछते हैं तो हमें मुझे बता देता है। तो उनको लगा कि अरे ये तो चल जाएगा, तो हम लोग का डाउट कौन क्लियर करेगा? बोले, "भाई मेरे तुम मत जाओ।" हम बोले, "भैया पैसा नहीं है, कै कैसे रहेंगे यहाँ पे हम? होम ट्यूशन से कितना कमाएँगे कि यहाँ रह पाएँगे हम?" बोले, "सुनो, हम लोग यहाँ 6 आदमी हैं और 6 आदमी तुमको हर एक आदमी 5-5 सौ रुपया महीना देंगे। 3000 हो जाएगा। 3000 में तुम आराम से यहाँ रह पाओगे।" मैं तो बहुत खुश हो गया कि चलो, पटना से जो वापस जाना था, वो रहने का तो व्यवस्था हो गया। अब क्या, वो लोग 5-5 सौ रुपया महीना देते, मैं आराम से रहता। अब शर्त यही था कि मुझे रात के 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक सभी लोगों को बैठ के मैथमेटिक्स पढ़ाना था। पढ़ाना शुरू किए, वो लोग को हम रोज़ पढ़ाते थे। अब पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता था हमको। तो जनरल के मैथ हम पढ़ते तब उनको पढ़ाते। अब क्या था कि आईआईटी के मैथ से हम जनरल के मैथ की तरफ शिफ्ट कर गए। पढ़ाने में मज़ा आने लगा और सॉल्व करने में मज़ा आने लगा और पैसा का भी था ना कि नहीं पढ़ाएँगे, पैसा ये लोग देगा नहीं, तो पढ़ाने लगे। अब जब सीजीएल का रिज़ल्ट आया, 6 भैया का सिलेक्शन हो गया। 6 के 6 का सिलेक्शन हो गया। वो हम लोग के भैया थे लेकिन हम उनके गुरुजी थे। 6 के 6 सिलेक्शन हुआ, 6 के 6 आए, हमको बोले, "चलो गुरुजी आज आपको पार्टी देते हैं।"
ले गए, पार्टी वार्टी दिए, मेरे लिए एक शर्ट, पैंट, जीन्स, जूता सब कुछ खरीदे। बोले गिफ्ट समझिए मेरे तरफ से आपके लिए, और एक और गिफ्ट अभी हम लोग देंगे, वो सरप्राइज़ है। हम सोचे क्या है? फिर जब वो लोग जाने वाले थे जॉइनिंग करने के लिए, तो एक क्लासरूम में लेके गए, वहाँ पे 10-12 बेंच लगा हुआ था, एक छोटा-सा बोर्ड लगा हुआ था। बोले कि यही है हम लोग का गिफ्ट आपके लिए। आप यहाँ पे पढ़ाइए और आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। आप में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए, और आगे कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम आपको, जहाँ रहेंगे हम लोग वहाँ से आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह से हमारे कोचिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ, और इस तरह से कोचिंग हमारा स्टार्ट हुआ जिसका मैंने नाम दिया गोस्वामी मैथमेटिक्स। गोस्वामी मैथमेटिक्स लॉकडाउन से पहले एक ऐसे स्तर पे पहुँच गया कि एक-एक बैच में मैं 1000-1200 बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाने लगा। रेलवे एनटीपीसी 2016 की वैकेंसी आई, उसमें सैकड़ों बच्चों का रिजल्ट हुआ हमारे यहाँ से। रेलवे में, एसएससी में, सीएचएसएल में हज़ारों-हज़ारों छात्रों का मैंने सिलेक्शन दिया। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा, एकदम से बंद कोचिंग। ऑनलाइन क्या होता है हमको कुछ पता नहीं। मैं गाँव चला आया, फिर से हम गाँव में एक बार फिर से अपना बचपन जीना शुरू किया लॉकडाउन में। मेरे साथ के जो दोस्त थे सब चले गए थे कहीं न कहीं। छोटे बच्चों से मैंने दोस्ती कर लिया, और पूरा लॉकडाउन जो है मैं गाँव में रहा। ये मेरा सबसे बड़ा गलती था कि लॉकडाउन के समय का मैंने सदुपयोग नहीं किया। गाँव में चला गया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं पटना आया, तो पता चला यहाँ तो मेरा रेंट जो है कोचिंग का 10 लाख पहुँच गया है, इतना दिन से मैं जो रेंट नहीं दिया था। कोचिंग बंद था लॉकडाउन में, चलो रेंट दिए। उसके बाद फिर से स्टार्ट किए। फिर से मेरा एक चेला ही था, शिष्य ही था, वो एक यूट्यूब चैनल बनाया और बोला गुरुजी इस पे पढ़ाइए आप। मैं उस पे पढ़ाना शुरू किए। मैंने उस पे पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाया, और मात्र 6 से 7 महीना में उस पे 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए उस चैनल पे। 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए। एक दिन वो चेला आके हमसे बोलता है कि गुरुजी और भी हम टीचर लोग को पढ़ाएँगे, मैथ्स के फलाना सर इनके वगैरह-वगैरह को जोड़ रहे हैं। अब आपकी क्लासेज इस पे थोड़ा कम लगेगी, और आपकी क्लासेज लगेगी तो आपको पैसा देना होगा इसके लिए। हम बोले पैसा हम क्यों देंगे भाई इस पे पढ़ाने के लिए? तो हम लोग का चैनल है। बोले ये आपका चैनल नहीं है, इसमें ईमेल आईडी आपका नहीं है, फ़ोन नंबर भी आपका नहीं है। ये तो मैंने बनाया है। सच्चाई यही था कि चैनल मेरा था नहीं। मुझे इस बात को पता नहीं था कि मेरा चैनल नहीं है। मैं तो यही समझ रहा था कि मेरा चैनल है। लेकिन चैनल तो उसी का होता है ना जिसका आईडी पासवर्ड हो, जिसका ईमेल आईडी हो। हमको शौक लग गया। जब मेरे ही चैनल पे बोला जाए कि आप पैसा दीजिए तब वीडियो बनाइए, तो शौक की बात है। हम बोले ठीक है, ले जाओ, मैं नहीं बनाऊँगा इस पे वीडियो। फिर से मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया, और आज 2 मंथ ही हुए उस चैनल के, 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं आप लोग के प्यार से। आगे ये जर्नी चालू रहेगा, और मैं बच्चों को पढ़ाता रहूँगा ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। जीवन में उतार-चढ़ाव होता है, मैंने जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, जीवन में कितना भी उतार-चढ़ाव क्यों ना हो जाए, चेहरे का मुस्कान नहीं खोना। सामने वाले को कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में कितना टेंशन है। ये आप जानो, किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को अपना परेशानी बताते भी हो ना, तो कोई साथ देने वाला नहीं है। कहा गया संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जिस पे हँसा है ये जग, उसी ने तो इतिहास रची है। तो दोस्तों, ये था मेरा कोचिंग का जर्नी कि किस तरह से मैं एक शिक्षक बन गया। और शादी वाली जो बात मैंने कही, शादी हुई ठीक है, लेकिन मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा है, मेरा हर काम में सहयोग करती हैं। तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ उसके चलते। इसी के साथ मुझे एक और बात याद आ रहा है। देखो, पढ़ाई के दौरान क्या है ना कि एक ही सब्जेक्ट के अलग-अलग राइटर की किताबें हमको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था कि कौन क्या लिखे मैथमेटिक्स में। तो किताबें खरीदने के लिए तो पैसा होना चाहिए, पैसा मेरे पास उतने होते नहीं थे। एक आध होम ट्यूशन पढ़ाते थे, उससे थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता था। तो हम क्या करते थे कि जा गए किताब की दुकान पे और बोलते थे, "सर ये किताब है?" किताब का नाम लिख कर के, "ये किताब है?" "हाँ, है।" लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न है हमको कि भैया ये किताब माँगे हैं कि दूसरा किताब माँगे हैं। मैं लेके जा रहा हूँ, अगर भैया ये किताब नहीं माँगे होंगे तो आप लौटा दीजिएगा ना? तो दुकानदार बोलता था, "हाँ, लौटा देंगे बाबू।" हम किताब लेके जाते थे, और उसका जितना
पेज हमको पढ़ना है, मान लीजिए 4 पेज की चीज़ें ही हमको ज़रूरत है, तो 4 पेज का फ़ोटो स्टेट करा लिए और करा के अगला दिन फिर किताबवा लौटा देते थे। कहते थे सर ये किताब नहीं, हमको वो वाला किताब चाहिए था, गलती से ही ले लिए क्योंकि हमको तो उसको भी पढ़ना था, तो फिर वो वाला किताब लेके आ जाते थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब है, फिर यही काम हम कर रहे थे, तो दुकानदार बोला कि बाबू हम सब समझ रहे हैं तुम्हारा। तुम एक किताब लेके जाते हो, पढ़ लेते हो, फिर दूसरा लेने आते हो। लेकिन हम लोग भी सहयोग करते हैं विद्यार्थी को, तुम ये भी बोल के ले जा सकते हो कि मैं पढ़ के दे दूँगा एक दिन में, तो मैं दे दूँगा। झूठ बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो कोई-कोई लोग जीवन में बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं, उसके बाद से मैं झूठ नहीं बोलता, उसके बाद मैं बोलता था कि अंकल ये किताब दे दीजिए ना, मैं कल दे दूँगा पढ़ के, मैं चिन्हो नहीं, इस पे लिखूँगा नहीं कुछ। तो बोलते थे ले जाओ पढ़ के दे देना। मैं जोश टॉक बिहार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से मेरी कहानी आप तक पहुँची। जोश टॉक बिहार हम बिहारियों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और ये आगे बढ़े, यही मेरी ईश्वर से विनती है। अगर आपको जोश टॉक से प्यार है, जोश टॉक जो देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है उस पर गर्व है, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, जानना चाहते हो कि जोश टॉक्स की इंटरनल टीम में क्या चलता है, कौन लोग हैं, क्या बातें होती हैं, किन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचा जाता है और क्या नया आने वाला है। अगर आपको इन सब बिहाइंड द सीन्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और जुड़े जोश टॉक्स की कम्युनिटी के साथ।